तो ये एक पहला ये सवाल, ये प्रश्न आपको आना चाहिए कि ये अध्याय लिखा गया है वेग निग्रह का, तो उसमें जो वेग लिखे वो वेग रोकेंगे क्यों लोग? पहली बात, ठीक है रोकेंगे तो कभी कभी रोकेंगे, इतना रोकेंगे कि उसका निदानत्व हो के, उसका उदावरत्व हो के, यहाँ पर जो रोग बताए वो हो जाएंगे, ऐसा होगा? एक ये। और आज क्या ऐसे कुछ वेग हैं कि जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं है और जो रोके जा रहे हैं? एक क्षण के लिए सोच के देखिए कि ऐसे कुछ वेग है क्या कि जिनका उल्लेख यहाँ तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति शरीर से होती है और आज उसको रोका जा रहा है, जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं। क्या आप ऐसा सोचते कि थूक नाम का वेग है, लेकिन उसको तो कोई आज भी नहीं रोकता है। पूरे हाईवे पे देखिए, पूरे सिटीज में देखिए, लोग थूकते रहते हैं, तो ये वो भी नहीं रोकते हैं। तो थूकने को इसको हम क्या कहते हैं, स्टीवन को वेग कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? एक प्रश्न है मेरा। दूसरा, क्या रज को वेग कहना चाहिए? देखिए, वेगों को उद्धृत किया जा सकता है, वेगों को रोका जा सकता है। तो जिस जमाने में संहिता लिखी गई, क्या उस जमाने में रजो वेगों को रोकना संभव था? चाहे आप कितने भी संबंध दे दो, रजो वेगों को उद्धृत करना क्या संभव था? चाहे आप कितना भी कुमारी दे दो या कुछ और प्रवर्तक हमारे यहाँ कुछ भी। लेकिन आज तो बहुत आसानी से संभव है कि आप जिस दिन चाहो उस दिन रज प्रवृत्ति ला सकते हो, जब तक चाहो आप रज प्रवृत्ति रोक सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट और नॉट। स्वेद को वेग कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो पंखा लगाने के बाद क्या हम स्वेद वेग को रोक रहे हैं, या स्वेद आ रहा है और पंखे के कारण शोषण रूक्षा चला जा रहा है? एसी, तो एसी स्वेद वेग को रोक रहा है, या स्वेद आकर शीतलता के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तो युगानुरूप संदर्भ की दृष्टि से, आयुर्वेद 4.0 की दृष्टि से मेरे मन में किसी भी वेगरोध लक्षण को बताने से पहले ये 3 प्रश्न हैं कि क्या संहिता काल में जिन वेगरोधों को लिखा गया है, सचमुच उन वेगों को रोकने की आवश्यकता होती होगी, और इतनी आवश्यकता होती होगी क्या कि उतनी फ्रीक्वेंसी में, उतनी क्वांटिटी में उन वेगों को रोका गया, उतने दीर्घ काल तक, उतने बार बार तक रोका गया कि उनका रूपांतर उदावर्त में होकर तज्जन्य लक्षण हो गए? ऐसी सामाजिक स्थिति इन 13 वेगों की उस काल में, संहिता के काल में होती होगी क्या? एक। दूसरा, क्या आज भी इन 13 वेगों को रोकने की आवश्यकता पड़ती है क्या? 2। तीसरा, ऐसे कुछ वेग आपके मन में है क्या कि जिन वेगों का समावेश इन 13 या 14 या 6 या 9 या 4 या 7, जो भी डिवीजन आप करना चाहो, उसमें नए से करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला आपको कि स्टीवन, क्या इसका उसमें अंतर्भाव करना चाहिए? रोदन, क्या इसका अंतर्भाव उसमें करना चाहिए? हास्य, इसका अंतर्भाव उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, या भावना का व्यक्तिकरण बोल के उसका अंतर्भाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर स्वेद, शारीरिक वेग, वैचारिक बौद्धिक भावनिक बात नहीं कर रहा हूं, स्वेद क्या उसका उसमें अंतर्भाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और सबसे जो हो रहा है रज, क्या इस वेग का अंतर्भाव आयुर्वेद 4.0 युगानुरूप संदर्भ दृष्टि से वेगरोध नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और इसके आगे का और एक अंतिम प्रश्न, क्या शास्त्र में अगर वेगरोध जन्य लक्षणों का उल्लेख हुआ है, उसकी चिकित्सा का उल्लेख हुआ है, तो उसी वेग के उदीरण से क्या वही रोग होते हैं? और क्या उसी वेग उदीरण से होने वाले रोगों पर जो चिकित्सा यहाँ पर वेगरोध के लिए दी है, वही चिकित्सा देनी चाहिए? तो ये मेरे कुछ प्रश्न हैं। तो वेगरोध नाम के अध्याय को आपने जब पढ़ा तो मैंने आपके सामने ये 5 प्रश्न रखे। पहला कि क्या इन 13 वेगरोधों के लक्षणों को उत्पन्न होने तक
उन वेगों का रोध करे, ऐसी सामाजिक स्थिति उस समय होगी, पहली बात। दूसरा, क्या ऐसे रोगों को उत्पन्न होने लायक वेगरोध होगा, ऐसी स्थिति आज है। तीसरा, क्या नए कुछ वेग इनमें इंक्लूड करने चाहिए, जैसे स्थीवन, रोदन, स्वेद, रज, भावनाओं का व्यक्तीकरण इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के रूप में, गायन, वादन, पेंटिंग, कविता, नर्तन, ये मुझे हो रहा है, मुझे कविता हो रही है, मुझे कोई कमेंट हो रहा है, मुझे कुछ बोलना है, क्या इनको हम नए वेग के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इन वेगों के रोध से क्या लक्षण होंगे, इन वेगों के उदीरण से क्या लक्षण होंगे, उनकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए। देखिए, चिकित्सा तो मैं आपको पहले बता देता हूं। वाग्भट ने लिखा है कि कुछ भी हो जाए, प्रायः पवनो यत् प्रकोप्यति अतो तस्य युंजित अनुलोमनम, ये उसकी चिकित्सा उसने कॉमन सभी वेगों के चिकित्सा को बताने के पश्चात लिखी है। वाग्भट ने स्पष्ट रूप से लिखा, ततश्चाने कदा प्राय पवनो यत् प्रकोप्यति, ततश्च अनेकधा, यानी 13 वेगों के उदीरण से या रोध से क्या होगा, अनेकधा, विविध प्रकार से, प्रायः पवनो यत् प्रकोप्यति, जो भी हो, प्रायः प्रकोप किसका होने वाला है, पवन का। अन्न पान औषधम तस्य, इसलिए अन्न पान औषध उसके लिए, उस रोगी के लिए या उस वात के लिए, युंजित अतो अनुलोमनम, अतो यतः पवनो प्रकोप्यति अतो, देयरफॉर अनुलोमनम इज द ओनली थिंग। जिस प्रकार का वात प्रकोप हुआ है, जिस वात प्रकार का प्रकोप हुआ है, उसके अनुसार यथोचित अनुलोमन करें। तो वात शमन, वात प्रशमन, वात अनुलोमन, वात मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल चिकित्सा मोड ऑफ एनी डिसीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रोधजन्य उदीरणजन्य फॉर एनी वेग। तो हम चिकित्सा की बजाय ये सोचते हैं कि 13 वेगों की रोध से होने वाले उदावर्तजन्य रोग, रोधजन्य रोग हो सकेंगे, इतना रोध या इतना उदीरण होने की सामाजिक स्थिति या वैयक्तिक परिस्थिति क्या संहिता काल में हो सकती थी। एक भूतकाल को छोड़ दीजिए, क्या इन 13 वेगों को रोक सके या उदीरित कर सके और उसका परिणाम तज्जन्य लिखे हुए संहितोक्त रोगों की निर्मिति हो, इतना निदानत्व आज की सामाजिक स्थिति में संभव है। तीसरा, नए वेगों का आइडेंटिफिकेशन क्या आवश्यक है, जैसे कि स्थीवन, रोदन, स्वेद, रज, भावनिक स्टिमुलस के कारण होने वाला शरीर से या हमारे वाणी से या विचार से प्रवर्तन, जिसको हम व्यक्तीकरण कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं, जिसमें जैसे हास्य है, रोदन है, वैसे गायन है, वादन है, नर्तन है, पेंटिंग है, व्यक्त होना है। और सबसे अंत में, अगर इन नए वेगों को हमने आइडेंटिफाई या इंक्लूड कर लिया, तो उनके रोध के या उनके उदीरण के लक्षण, अवस्था, रोग क्या होंगे और उनकी चिकित्सा क्या होगी। तो दिस इज द प्रिल्यूड, प्रस्तावना, बिफोर वी एक्चुअली गो इन डिटेल्स, सविस्तर स्पष्टीकरण ऑफ चरकोक्त एक एक वेग रोधजन्य लक्षण, जिसको हमने केवल आज के लेक्चर के प्रारंभ में पढ़ा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बस्ति में हनयो शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा विनामो वंक्षणानाह स्यालिंगम मूत्र निग्रहे। और इसका ग्रंथ के अनुसार यथाक्रम एक एक श्लोक का पठन, उच्चारण, संधि भेद, अर्थ, समांतर संदर्भ, क्लिनिकल अनुभव,
इत्यादि की दृष्टि से स्पष्टीकरण अगले लेक्चर में करेंगे। आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।